नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे तक हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि क्या एसआईआर को बदनाम करने की साजिश हो रही है, क्या जीत का फैक्टर महिला वोटर है, शिकंजे में शातिर शमा परवीन की पूरी कहानी आपको समझाएंगे और 25% अमेरिकी टैरिफ का क्या असर भारत पर होगा, ये सब कुछ आपको सबसे पहले रिपोर्ट के जरिए बताएंगे और उसके बाद खबर का विश्लेषण अगले आधे घंटे तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। और देखिए, बिहार में उटपटांग प्रमाण पत्र बनाने का मामला गरमाते जा रहा है। कई कागजात वायरल भी हुए, पहले मसौढ़ी, फिर मोतिहारी और अब नवादा। एक के बाद एक, कभी कुत्ते तो कभी ट्रैक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र बनाने की भद्दी साजिश की गई ताकि बिहार में जारी एसआईआर को बाधित किया जा सके। और अब सरकार इस साजिश को लेकर सतर्क भी हो चुकी है और इस पर ताबड़तोड़ एक्शन भी दिख रहा है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के बाद इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। नाम मिंटू कुमार निराला, पिता मिथिलेश प्रसाद यादव, पता श्रीपुर घोसी जहानाबाद, कार्य मसौढ़ी अंचल में कंप्यूटर ऑपरेटर। ये प्रमाण पत्र तो आपने जरूर देखा होगा। पिछले 2 दिन से ये आवासीय प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डॉग बाबू नाम के एक कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र का मामला जब सामने आया तो बिहार में नौकरी कर रहे निकम्मे और लापरवाह अफसरों पर सरकार का डंडा चला। पटना के जिलाधिकारी ने मसौढ़ी की घटना को साजिश बताया है और इसे एक बड़ी गड़बड़ी करार दिया है। ये कोई अनजाने से नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया गया है, किस मंशा से किया गया है, जड़ तक जाना है और जो भी कारण हो, जो भी व्यक्ति इसके पीछे हो, सब लोगों को सामने लाना है और कठोर से कठोर कार्रवाई करना। गिरफ्तार मिंटू ने क्या अपराध किया था वो भी जानिए। दूसरे के आधार कार्ड को लगाकर खुद अपने कंप्यूटर से आवेदन किया, वरीय पदाधिकारी को भेजकर धोखे से स्वीकृति भी प्राप्त की, फिर उसी कंप्यूटर से डाउनलोड कर सोशल मीडिया में वायरल किया। जब मामला सुर्खियों में आया तो अपने कंप्यूटर और सोशल मीडिया का डेटा डिलीट कर दिया। पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद मिंटू को अरेस्ट कर लिया है। किसके इशारे पर यह सब कुछ किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसे लेकर पूछताछ और जांच की जा रही है। हालांकि पटना के बाद अब मधेपुरा में भी एक अजीबोगरीब निवास प्रमाण पत्र सामने आया है। इस बार आवेदन एयरफोन नाम से वायरल हुआ है। आवेदक का नाम एयरफोन, आवेदक पत्र संख्या BRCCO 202517866751, पिन कोड 852124, थाना घैलाड़, गांव श्रीनगर, वार्ड संख्या 1, प्रखंड घैलाड़, अनुमंडल व जिला मधेपुरा। मधेपुरा के इस वायरल आवेदन की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। सरकार का आरोप है कि बिहार में जारी एसआईआर को बाधित करने और सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है और विपक्ष सरकार और उनके अधिकारियों पर निशाना साध रहा है। वैसे मामले की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट। तो देखिए, लगातार आवासीय प्रमाण पत्र का मामला फर्जी निकलते जा रहा है। कई अलग अलग और भद्दे मजाक के साथ इसको वायरल किया जा रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष इस पर सवाल पूछने लगा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जैसे जैसे एसआईआर का काम आगे बढ़ रहा है, उसे बदनाम करने के लिए विपक्ष की तरफ से ऐसी साजिश हो रही है। फर्जी सर्टिफिकेट से एसआईआर को बदनाम करने की साजिश हो रही है और इसको समझाते हैं आपको। देखिए, बिहार में उटपटांग प्रमाण पत्र बनाने का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। आवासीय प्रमाण पत्र से जुड़े कई कागजात
वायरल हो रहे हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले मसौढ़ी, फिर मोतिहारी और फिर नवादा के आवेदन वायरल हो गए। कभी कुत्ते के नाम से, कभी ट्रैक्टर के नाम से प्रमाण पत्र बना दिए गए। बिहार में जारी एसआईआर को बाधित करने की साजिश हो रही है और देखिए इस साजिश को लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब एक्शन भी दिख रहा है। बिहार के निकम्मे और लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर एक्शन दिखाई दे रही है। पटना के जिलाधिकारी ने मसौढ़ी केस की जांच की। साजिश के तहत गड़बड़ी की बात जिलाधिकारी ने स्वीकार की है। मसौढ़ी अंचल में कंप्यूटर ऑपरेटर मिंटू कुमार निराला को अरेस्ट किया गया। मिंटू ने जानबूझकर फर्जी सर्टिफिकेट कंप्यूटर पर अपलोड किया और फिर इसे वायरल किया। प्रशासनिक जांच में साजिश की बात सामने आई है। निशाने पर लगातार एसआईआर है और आखिर इसकी बात इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, ये भी आपको समझा देते हैं। देश में पहली बार बिहार में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया हुई। विपक्ष की ओर से एसआईआर पर सड़क से लेकर संसद तक विरोध देखा गया। एसआईआर की प्रक्रिया पर विरोधी दलों ने सवाल भी खड़े किए। चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर पर नया अपडेट भी दिया। भ्रम पैदा करने वालों को इसी ने लगातार चेतावनी भी दी। बिहार मतदाता सूची पर फैली अफवाहों को चुनाव आयोग ने खारिज भी किया। इसी ने कहा कि ये सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट है, 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज होंगी और इसी बीच बिहार से लगातार फर्जी आवेदन की शिकायत मिली। प्रशासन की ओर से इसे एसआईआर के साथ सरकार को बदनाम करने की साजिश भी बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर बात करेंगे और देखिए बिहार सरकार कैसे महिलाओं को सौगात दे रही है उसका जिक्र करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सौगातों की बौछार हो रही है। आरक्षण और पेंशन राशि बढ़ाने के बाद अब सीएम नीतीश ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि भी बढ़ा दी है और हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष क्रेडिट चोरी का आरोप लगा रहा है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को फिर से एक सौगात दी है। बुधवार को तड़के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ऐलान कर दिया कि अब बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। सीएम ने पोस्ट में जानकारी दी कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की बजाय 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए की जगह 600 रुपए प्रति प्रसव की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ममता दीदी का आशा बहनों का उनका पहले 1,000 मानदेय था, उसका मानदेय को 3,000 बढ़ा करके 92,000 आशा बहनों को उन्होंने यह लाभ देने का काम किया है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को सशक्त करने वाले फैसले ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल महिलाओं के लिए लागू किया। विधवा महिलाओं को 400 की जगह 1,100 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10 से घटाकर 7% कर दिया। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी दोगुना किया। वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर मिलने का भी ऐलान किया। सभी पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं के पास है। 125 यूनिट बिजली की खपत को मुफ्त करके भी सीएम ने घरेलू महिलाओं का मन मोह लिया है। हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही आधी आबादी का ख्याल सबसे पहले किया और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया और वो प्रयास लगातार जारी है। सीएम के फैसले ने विरोधियों की मुसीबत बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से सरकार पर नकल का आरोप लगा रहे हैं और खुद क्रेडिट ले रहे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, सब कुछ तेजस्वी का ही नकल करोगे या अपनी भी अकल लगाओगे? कौन सी व्यवस्था? आशा ममता को चंद 100 रुपए बढ़ा देने से ये कोई व्यवस्था नहीं, और ये भी आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डर से, चुनाव के डर से किए हैं। हमें विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणाओं पे, हमें विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उनके कार्यकाल पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेज करना बंद कीजिए, सेल्फ प्रेज करना बंद कीजिए। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा, पर चुनाव से चंद महीने पहले हो रहे इन फैसलों पर सियासत भी गर्माती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो
तो सरकार की तरफ से सौगातों की बौछार हो रही है। महिलाओं के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, मानदेय बढ़ाने का काम, आरक्षण का काम, और अब इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को डर लग रहा है क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक महिलाओं का बिहार में है। क्या जीत का फैक्टर महिला वोटर हैं, ये अब आपको समझाते हैं। चुनावी साल में आशा और ममता दीदियों को सौगात दी गई सरकार की तरफ से। सीएम ने मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया। आशा कार्यकर्ताओं को 1000 की जगह पर 3000 मानदेय का भुगतान सरकार करेगी। ममता दीदियों की बात हो तो इनकी भी प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। देखिए, ये प्रसव कराने के लिए प्रति प्रसव 300 रुपए लेती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाया जा रहा है और 600 रुपए सरकार की तरफ से इनको दिया जाएगा। चुनावी साल में महिलाओं के लिए सीएम के बड़े फैसले भी अब आपके सामने रख रहे हैं। नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल मिलेगा, ये बड़ा ऐलान सरकार का रहा। विधवा महिलाओं के लिए भी सरकार ने काम किया। 400 की जगह पर 1100 रुपए प्रति माह पेंशन देने का ऐलान हुआ। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10% से घटाकर 7% किया गया। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी सरकार ने दोगुना किया। वर्किंग महिलाओं को लेकर ऑफिस के पास किराए पर घर मिलेगा, ये सरकार ने सहूलियत दी। सभी पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा महिलाओं के पास होगा। महिलाओं के लिए कई शहर में पिंक बस का तोहफा भी सरकार ने दिया। और देखिए, एक के बाद एक सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, इसका ऐलान हुआ। 2006 में साइकिल योजना की शुरुआत, इसके साथ ही सिपाही भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का भी ऐलान। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी सरकार ने की। महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी संगठन बनाया गया। स्वयं सहायता समूह को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ावा दिया और एक इस तरीके से बड़ा वोट बैंक उनके खाते में जुड़ता चला गया। अब बात शमा परवीन की होगी। देखिए, झारखंड की रहने वाली शमा परवीन, गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार कर लिया। शमा परवीन आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल की ऑपरेटर है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है। एटीएस ने यह बड़ा खुलासा किया और शमा परवीन की पूरी कहानी कैसे पुलिस ने खोल कर रख दी है, एटीएस ने कैसे उसे गिरफ्तार किया, ये पूरी कहानी क्या है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूरा नाम शमा परवीन अंसारी, उम्र लगभग 30 साल, पता कोडरमा, झारखंड, ठिकाना बेंगलुरु, कर्नाटक, और आरोप आतंकी संगठन अलकायदा से कनेक्शन। ये कुंडली है शमा परवीन अंसारी की, जिस पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन अलकायदा के साथ मिलकर देश में जहर फैलाने का आरोप है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन अंसारी अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के शिकंजे में है। है कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली, ब्रदर, मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है। शहर दर शहर शमा ने ठिकाना तो बदला, लेकिन इसका नाम और काम एक रहा, देश की शांति में नफरती जहर घोलना। हालांकि इसकी चालाकी काम न आई। बुधवार को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से कोडरमा, झारखंड की रहने वाली शमा परवीन 4 साल से बेंगलुरु के आरटी नगर में रह रही थी। बेंगलुरु से पहले शमा का ठिकाना हैदराबाद में था। इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कांटेक्ट में है। शहर बदलने वाली शातिर शमा कहां तक भागती, पुलिस ने इसे ढूंढ ही निकाला। शमा तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एटीएस को जैसे ही पता चला कि शमा परवीन अंसारी अलकायदा टेरर मॉड्यूल से जुड़ी है, अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से इसका कनेक्शन है, तो एटीएस ने इसके सोशल मीडिया अकाउंट को रडार पर ले लिया, जिसका राज 22 जुलाई को गिरफ्तार इसके 4 साथियों ने पूछताछ में उगला था। जांच की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुख्ता सबूत एटीएस के हाथ लगे कि सोशल मीडिया अकाउंट को शमा परवीन ही हैंडल करती थी। इन अकाउंट के 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। जिहाद और गजवा ए हिंद के नाम पर मुस्लिम युवकों को भड़काने के लिए पोस्ट करती थी। भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने की साजिश रच रही थी। राष्ट्र विरोधी और भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी। इन अकाउंट से अलकायदा के नेताओं के वीडियो और भड़काऊ भाषण भी शेयर किए जा रहे थे, जिसके बाद एटीएस अलर्ट हुई और शमा परवीन अंसारी को धर दबोचा गया।
देखना होगा पूछताछ में अब शमा कितने राज उगलती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, शमा परवीन की गिरफ्तारी एटीएस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी सफलता भी बन चुकी है। बहुत सारे कनेक्शन ऐसे खुलेंगे, कैसे ये पूरा मॉड्यूल चल रहा था, ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं, विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए शमा परवीन की पूरी कहानी, ये कुंडली क्या है, आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, शमा परवीन का पूरा नाम शमा परवीन अंसारी है। शमा परवीन अंसारी की उम्र लगभग 30 साल है। मूल रूप से झारखंड के कोडरमा की रहने वाली है। तिलैया थाने के असनाबाद में शमा का अपना घर बताया जा रहा है, लेकिन पहले शमा हैदराबाद में रही, फिर बेंगलुरु में वो शिफ्ट हो गई थी। 2019 में पिता की मौत के बाद परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हुआ। शमा के 2 बड़े भाई हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जा रहे हैं। शमा की एक बड़ी बहन कोलकाता में साइंटिस्ट भी है। शमा परवीन अंसारी ने भी खुद बीटेक की पढ़ाई की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शमा इस्लामी सोच की लड़की थी। शुरू से ही वो इस तरीके के कामों में इंटरेस्ट रखती थी। अब समझिए कि शमा परवीन की गिरफ्तारी क्यों हुई। आतंकी संगठन अल-कायदा से कनेक्शन का आरोप इस पर है। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड होने का आरोप इस पर लगा। एटीएस का कहना है कि पाकिस्तान से भी शमा परवीन का कनेक्शन है, जिसको हम खंगाल रहे हैं। शमा 4 साल से बेंगलुरु के आरटी नगर में रहने का काम कर रही थी। बेंगलुरु से ही अल-कायदा के हैंडलर के रूप में वो काम करती थी और यहीं से लोगों को वो जोड़ती थी। चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि शमा परवीन तक एटीएस की टीम कैसे पहुंची। देखिए, लंबे समय से एटीएस के रडार पर शमा परवीन थी। सोशल मीडिया अकाउंट उसका खंगाला जा रहा था। 22 जुलाई को शमा के 4 साथियों की गिरफ्तारी होती है, जिनसे पूछताछ होती है। राज वो उगल देते हैं। शमा परवीन सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करती थी। शमा पर मुस्लिम युवकों को भारत के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है, जिसकी पुष्टि के बाद बेंगलुरु में एटीएस ने दबिश दी और शमा को गिरफ्तार यहां से किया गया। और अब इससे कई राज खुलने वाले हैं। एटीएस का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अमेरिका की करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ा टैरिफ झटका दे दिया है। ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले भारत का 25% टैरिफ और एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत को अमेरिका का दोस्त बताया, लेकिन रूस से सैन्य उपकरण और क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। ये पूरी गुत्थी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान करते हुए भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई वर्षों में अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक है, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीदता आया है, जो कि सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, लेकिन भारत रूस से लगातार व्यापार को बढ़ा रहा है, जो कि सही कदम नहीं है। इसलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। 25% टैरिफ बढ़ाने से भारत के मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। सुनिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है, इवन इफ इट अगर ट्रेड डील नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार, खासकर तेल और डिफेंस सौदों से नाराज हैं। उन्होंने पहले ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों जैसे भारत और चीन पर बड़ा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब भारत पर तो 25% टैरिफ लगा भी दिया गया है। ये टैरिफ भारत के फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और IT जैसे निर्यातों को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रिपोर्ट देखने के बाद चलिए अब समझ लीजिए कि भारत पर 25% अमेरिका टैरिफ का क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से व्यापार पर बड़ी घोषणा की है। भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। नई टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इससे भारतीय निर्यातकों पर इसका गहरा असर दिखेगा।
ये कदम भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति न बन पाने के बाद उठाया गया है। देखिए, भारत के फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी जैसे निर्यात पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। टैरिफ को लेकर भारत पर ट्रंप ने क्या कहा, यह भी अब आपको समझा देते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर हाई टैरिफ लगाता है। भारत का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह अमेरिका को व्यापार बढ़ाने से रोकता है और इसी के जवाब में ये पारस्परिक टैरिफ लागू किया जा रहा है। ये अमेरिका ने कहा कि अगर भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है तो फिर हम भी उसके लिए तैयार हैं। भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीद रहा है, जो सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, पर भारत रूस से लगातार व्यापार बढ़ा रहा है। समझिए कि किन देशों पर अमेरिका ने कितना टैक्स लगाया है। देखिए, फिलीपींस की बात करते हैं। निर्यात पर 19% टैरिफ अमेरिका का है, जो कि प्रस्तावित 20% से कम है। इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया गया है, जो पहले 32% था। जापान की बात हो तो 15% टैरिफ लागू है, जो कि पहले 25% था। अमेरिका चीन ने मई में 2025 में व्यापार समझौता किया और इसके तहत अमेरिका टैरिफ को 145% से घटाकर 30% कर चुका है। चीन की टैरिफ को 125% से घटाकर अब 10% कर दिया गया है। ये सब कुछ अमेरिका ने चीन के लिए राहत देते हुए कर दिया, लेकिन भारत पर अब जो टैरिफ लगाया है उसका जवाब भारत कैसे देता है, ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।